चलिए स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में डिब्रॉय हाइपोथेसिस या डिब्रॉय वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं हो गए पूरी उम्मीद के हिसाब से, है कि नहीं। एक बार उनके कुछ क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 मिनट। ठीक है, डिब्रॉय हाइपोथेसिस के है। हाँ, तो मैं वो करा देता हूँ और फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एटम। ठीक है, देखिएगा। पहले उन क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ। यहाँ पे चैप्टर का नाम एटम लिखा हुआ है, लेकिन उन क्वेश्चंस को करा देता हूँ वेवलेंथ के बेसिस पे जो है। फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, एटम। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये वाला भी फंसा होगा। आ गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। अब आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। किसका? वेवलेंथ का। तो एक चीज आपको मैं बताऊं, कल मैंने वेवलेंथ का फार्मूला पढ़ाया था। वेवलेंथ अगर आप इसकी, पहला पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। तो पहला पार्टिकल प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए जो वेवलेंथ का फार्मूला होता है वो कितना होता है? 0 पॉइंट कितना, 2√2, यही होता है ना, डिवाइड बाई √3 होता है। ये पहला हो गया प्रोटॉन के लिए। और फिर इसके बाद दूसरा किसके लिए है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ का फार्मूला होता है वो कितने के बराबर होता है? 0.101, या इतने पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, √p हो जाएगा। इसका क्या पूछा था? रेशियो। आप कर लीजिएगा, आंसर इसका कौन सा आएगा? सी वाला आएगा। क्लियर रहेगा? पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो था वो मैं करा देता हूं, ये वाला। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट ना, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल होता है? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो बराबर किसके? चार्ज इनटू पोटेंशियल के। समझ आ रही ना बात? तो प्रोटॉन पे चार्ज कितने के बराबर होता है? ई के बराबर। और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 1 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। ये बहुत हल्का क्वेश्चन था। फिर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैज मास, हैज हैज mass m, charge e, is accelerated from rest through potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? चलने लगा, एक्सिलरेट करने लगा। तो कह रहा है इट्स फाइनल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है। फिर चार्ज पार्टिकल है और किससे एक्सिलरेट कराते हो? पोटेंशियल से। तो चार्ज पार्टिकल अगर पोटेंशियल देकर के एक्सिलरेट कराते हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। ये चार्ज है और ये क्या है? पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई के बराबर होता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होती है? हाफ एम वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल लिखा हुआ है v से, तो वेलोसिटी को क्या कर दो? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ev। यहां से v निकाल सकते हो, v आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये थर्मियंस तो लास्ट क्वेश्चन करा के गया था। ठीक है, हाँ। क्या जरूरत है उसकी? जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको पढ़िएगा। कह रहा है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप लीनियर डायमेंशन को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है ना। वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। बचा क्या है, मास। अब मास को आप चाहो तो तोड़ लो। मास को अगर आप चाहते हो तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा। तो मास की जगह पे आप अगर देखोगे तो आप कह सकते हो ना, ये v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, इसी मास के अंदर लीनियर डायमेंशन छिपी हुई है। इसके अंदर, मास के अंदर। तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास। और मास की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रो वी ना। अब आप देखिए v क्या है, वॉल्यूम। v अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में लीनियर डायमेंशन है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ। तो अगर लीनियर डायमेंशन बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कौन सा सही हो जाएगा, डिक्रीज वाला। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। और मास किसके बराबर है, रो इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कांस्टेंट है। ऐसे मटेरियल मान लो, इसको इस तरह से देखो, कहां गया, ये मास है, ठीक है, ये मास है, ठीक है। अभी m मास है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, रो इंटू वी से। डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, इसकी रेडियस जो होगी वो लीनियर डायमेंशन होगी। रेडियस क्या होगी, लीनियर डायमेंशन। तो रेडियस अगर बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाने का तरीका क्या होगा, और मास ऐड करो ना। इसको क्या करोगे, बढ़ाने का तरीका क्या है यार। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तभी तो आर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ गई ना। तो रेडियस बढ़ेगी तो साथ साथ में क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, या कह लीजिए मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो लेमडा कम हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। एक क्वेश्चन और मेरे ख्याल से बचा हुआ है। आ, ये होमवर्क दिया था मैंने, किसी ने किया नहीं होगा उम्मीद के हिसाब से, है कि नहीं। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है ए मास 1 मिलीग्राम, कोई मास है जो कितने का है, 1 मिलीग्राम का, हैज सेम वेवलेंथ एज इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल का मास जो है इतना है, उसकी वेवलेंथ किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो लेमडा एक तरफ किसका लिख दो, पार्टिकल का, और एक तरफ किसका लिख दो, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल। दोनों में डी ब्रॉय लग सकता है कि नहीं। डी ब्रॉय जब लगाओगे तो H अपॉन मास ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर क्या होगा, H अपॉन मास ऑफ क्या, प्रोटॉन, और क्या होगा, वेलोसिटी, प्रोटॉन कह रहा हूं, मास ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। H क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप देखिए इसमें क्या चीज पूछा है, लास्ट लाइन पढ़िए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल छोड़ दीजिए, इसको तो कैलकुलेट करना है। मास ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है कितने, 1 मिलीग्राम। तो मास ऑफ पार्टिकल 1 मिलीग्राम को ग्राम में, केजी, पहले ग्राम में बदल लीजिए। मिली मतलब कितना, 10⁻³ तो ये किस में बदल गया, ग्राम में। अब ग्राम को किस में बदलिए, केजी में। तो 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। तो आपका क्या आ गया, मास आ गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी जानते हो कितने के बराबर हो, 9.1 इंटू 10⁻31। अब क्या बच रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे दी हुई है वेलोसिटी इसकी, इलेक्ट्रॉन की, रख दीजिए आ जाएगा। है, कर लिए थे, चलो इसको कर लो, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। एक मिनट, चलिए नया चैप्टर शुरू करें। एटम, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, एटम। ठीक,
ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, कल खत्म हो जाएगा, पहली चीज। और एक क्वेश्चन 100% इससे है, एक क्वेश्चन, और फिजिक्स का सबसे सस्ता चैप्टर है। और सबसे सस्ता इसलिए हो जाता है क्योंकि आप केमिस्ट्री में पहला चैप्टर यहीं से शुरू करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है कि नहीं? ज्यादातर लोग यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता हुआ है, बढ़िया से समझिएगा और सुनिएगा एक एक बात, ठीक है? सबसे सस्ता है तो ऐसा सस्ता चैप्टर ऐसे आसानी से छूट ना जाए कोई बात जिसकी वजह से चला जाए, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा एटम के बारे में। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इससे पहले वाले चैप्टर तक हमारे पास एटम की जानकारी हो गई थी, ठीक है? तो एटम के कुछ मॉडल्स हैं, समझ आ रही ना बात? जिसमें सबसे पहला मॉडल जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो हमें कौन सा पढ़ना है? जे थॉमसन मॉडल। कौन सा? जे थॉमसन। बस इसको सुन लीजिएगा, लिखिएगा नहीं, ये जरूरत का नहीं है। जे थॉमसन, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है? इनका कौन सा मॉडल था? वो तरबूज वाला, वाटरमेलन वाला। इन्होंने बताया था कि अगर एक एटम है और वो एटम जो होता है वो किस तरह से होता है, इसके तरबूज के अंदर दो चीजें होती है, एक बीज वाला पार्ट होता है, तो बीज वाले पार्ट की तरह से इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और जो रेड कलर वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वो कौन होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? बीज के जैसा होता है, तरबूज के। और जो रेड कलर वाला पार्ट है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके अकॉर्डिंग बेसिकली एटम कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। इस मॉडल को अभी तक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो सही चीज है वो एक ही है कि एटम न्यूट्रल होता है, और बाकी चीजें सब क्या है? गलत है। तो इस मॉडल में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ क्या है? न्यूट्रल होता है। और एक अच्छी बात यह है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और इस मॉडल में क्या सच्चाई है? सिर्फ न्यूट्रॉन के बारे में। समझ आ रही ना? चलिए अब तुरंत हम दूसरे मॉडल पे आ जाते हैं, जो हमारे लिए दो ही मॉडल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक रदरफोर्ड, दूसरा बोर, ठीक है? तो पहले कौन सा आया? रदरफोर्ड। तो चलिए हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल अभी मैं दे दूंगा लिखने के लिए, चिंता मत करिए, ठीक है? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था? इन्होंने गोल्ड की फॉइल यूज की थी, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में किसकी फॉइल यूज की? गोल्ड की। गोल्ड ही क्यों यूज किया? गोल्ड इसलिए यूज किया क्योंकि गोल्ड को जितना पतला करना चाहो कर सकते हो, बाकी में उसकी मेलेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। बाकी मटेरियल में उतना मेलेबिलिटी नहीं होती। मेलेबिलिटी मतलब पतला करना, तो उसको गोल्ड को आप पतला कर सकते हो। तो ये मान लेते हैं ये क्या है? गोल्ड की फॉइल है। क्या है? गोल्ड की फॉइल। ध्यान से सुनना, ये गोल्ड की फॉइल है और ये मोनो एटॉमिक लेयर है। मोनो एटॉमिक लेयर मतलब बहुत पतला है, ठीक है? अब इधर से इन्होंने अल्फा पार्टिकल को चलाया। किसको चलाया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। तो इस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये जब चल के जाता है तो ये देखा जाता है कि 99% अल्फा पार्टिकल कैसे निकल जा रहे हैं? सीधे निकल जा रहे हैं। कितने परसेंट? 99%। तो 99% सीधा निकल गया, और 0.1% सिर्फ, कितना परसेंट? 0.1% पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 1 डिग्री से ज्यादा मुड़ते हैं। कितना? 1 डिग्री से ज्यादा। कितना परसेंट? 0.14%। और 8000 में से एक पार्टिकल अल्फा ऐसा होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ता है। कितने में से? 8000 पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल होता है जो यहां से जाने के बाद कितना डिग्री मुड़ता है? 90 से ज्यादा मुड़ता है। 8000। और 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल में से कितना? 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो कितना मुड़ता है? 180 डिग्री मुड़ता है। कितना मुड़ता है?
180 डिग्री। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से पहला ये मैसेज नहीं मिल रहा है कि अगर 99% पार्टिकल अल्फा ऐसे सीधे के सीधे चले जा रहे हैं, इसका मतलब इसके रास्ते में कोई पार्टिकल नहीं पड़ रहा है ना। अगर कोई पार्टिकल नहीं पड़ रहा है तो इन्होंने पहली चीज बताई कि एटम का मोस्टली हिस्सा कैसा है, खाली है, इसलिए मैक्सिमम पार्टिकल कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, तो वो प्लम पुडिंग वाला तो तुरंत चला गया है कि नहीं, क्योंकि उसमें भरा हुआ बताया था, इसमें क्या बता रहा है, खाली बताया। अब दूसरी बात इन्होंने बताई कि किसी एटम के पास अगर ऐसा होता है 10⁶ में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 मुड़ जाता है, और 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ता है। अगर एक पार्टिकल मुड़ के आ रहा है तो इससे पता चलता है एटम के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड है, और इसके कंसंट्रेटेड होने की वजह से जब ये अल्फा वाला पॉजिटिव चार्ज जाता है तो 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे और बहुत ही छोटे स्पेस में ये पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इससे पता चलता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस और कौन, न्यूक्लियस और किसकी, प्रोटॉन, ये दोनों चीजों के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। अब रदरफोर्ड ने एक चीज और बता दी इस एक्सपेरिमेंट से कि एटॉमिक जो न्यूक्लियस की साइज होती है, किसकी साइज, न्यूक्लियस की साइज, वो 10 की पावर कितना होती है, -15 से कितना होती है, 10 की पावर -14 मीटर तक कितना होती है, इसकी साइज, न्यूक्लियर। और साइज मतलब यहां पे क्या है, रेडियस। साइज मतलब क्या है, रेडियस। समझ आ रहा है। और एटॉमिक साइज इन्होंने कितना बताई, एटम की साइज अप्रॉक्स जो होती है वो 10 की पावर कितना होती है, -10 मीटर के बराबर। और ये भी एटम की क्या है, रेडियस ना। इसी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला अप्रॉक्स वैल्यू। समझ आ रही ना बात। न्यूक्लियस की साइज 10 की पावर -15 से 10 की पावर -14 तक, और एटम की साइज 10 की पावर -10 मीटर तक। अब देखिए रदरफोर्ड ने जब ये बात बताई कि एटम का मोस्टली हिस्सा क्या है, खाली है, तो जो भी अल्फा पार्टिकल आते हैं वो कैसे निकल जाते हैं, मैक्सिमम सीधे निकल जाते हैं। 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 पे। तो इसका मतलब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड है, और वो जगह क्या है, बहुत ही छोटी है। समझ आ रहे। अब यहां से एक बात पता चलती है, रदरफोर्ड से एक सवाल पूछते हैं मैक्स। इससे पहले हमने किसकी कहानी पढ़ी है, मैक्सवेल की। किसकी पढ़ी है, मैक्सवेल की। मैं आज की क्लास नहीं, मतलब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक, मैग्नेटिज्म तक की बात कर रहा हूं। तो मैग्नेटिज्म तक कहानी किसकी थी, मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल ने इनसे पूछा कि चलो आपकी बात मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, और उसके चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी चार्ज, ये किसने बताया था, मैक्सवेल ने। अगर कोई भी चार्ज एक्सिलरेट करता है, क्या करता है, एक्सिलरेट करता है, तो एक्सिलरेट करते हुए ये क्या बनाता है, ईएम वेव पैदा करता है। और ईएम वेव पैदा करेगा तो ईएम वेव निकलेगी, और ईएम वेव के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इन्होंने रदरफोर्ड से सवाल पूछा कि चलो मान लेते हैं सारा पॉजिटिव चार्ज कहीं कंसंट्रेटेड है, और उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो ये क्या निकालेगा, ईएम, तो एनर्जी निकालेगा। अगर एनर्जी निकालेगा तो इसको स्पाइरल पाथ करते हुए इसको क्या हो जाना चाहिए, ऐसे स्पाइरल करते हुए एटम अनस्टेबल होना चाहिए ना। तो ये जवाब नहीं दे पाए, कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अगर जवाब नहीं दे पाए तो इनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। समझ आ रही ना। तो कहां पे इनको दिक्कत आई। अच्छा एक बात सोचो, अगर रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है घूमते घूमते एक्सिलरेट करते हुए क्या निकालता है,
एनर्जी निकालता है। तो एनर्जी जब निकलने की बात ये कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कंटिन्यूअस निकल रही है या डिसकंटिन्यूअस, वो क्या बता पाएंगे? समझ आ रही है ना? तो इन्होंने इनको इनके फेल्यूर का रीजन क्या था? दो। एक तो पहली चीज, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूमते हुए क्या निकालेगा? एनर्जी। और एनर्जी निकालेगा तो एटम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। तो वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हालांकि एटम कैसा होता है? स्टेबल। हम तो खड़े हैं ना, तो स्टेबल ही है, नहीं तो हम क्या कर जाते? टूट जाते। हम भी किससे बने हुए हैं? एटम से। तो स्टेबल तो है, लेकिन क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये बातें हैं। रदरफोर्ड, इसको लिख लीजिए पहले, मैं एक एक करके लिखा देता हूं। पहले थॉमसन मॉडल लिख लीजिए। ये अभी तक हमारी बुकों में सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, ऐसे लिख लो, जे थॉमसन ने डिस्कवरी किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की। और एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। इसको क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, बस इससे आगे बढ़ जाते हैं। हो गया। और अच्छे से एक बात बताता हूं मैं, यहाँ पे अच्छे से मैक्सवेल ने इनसे पूछा था सवाल। ठीक है, देखो, इन्होंने, रदरफोर्ड ने एक बात और बताई थी कि जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमता है ना, जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमता है, वैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसी तरह से सेम ऑर्बिट में। लेकिन तब मैक्सवेल ने कहा, भैया वो जो क्या होता है, जो सन के चारों तरफ घूमता है, कौन? प्लेनेट, ये दोनों अनचार्ज होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अनचार्ज। तो अर्थ चार्ज नहीं रखती कि वो एनर्जी स्पेक्ट्रम निकालेगा। समझ आए? ये चार्ज रखता है, ये स्पेक्ट्रम निकालेगा। तब बढ़िया फंस गए ये, है कि नहीं? तो यहां पे अब रदरफोर्ड मॉडल लिखिए, हेडिंग। ठीक है, हेडिंग डालिए रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इसमें पहली लाइन लिखिएगा, जो एनसीईआरटी की लाइनें हैं वो मैं लिखा दे रहा हूं। पहला पॉइंट लिखिएगा, 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल, 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल pass through the gold file, pass through the gold file, gold file undeflected, gold file, FOIL, gold file undeflected 99%। अगली लाइन 0.14%, 0.14% of alpha particle, 0.14% of alpha particle gets deflected more than 1 degree, more than 1 degree। ठीक है, मोर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री एंगल होता है ना, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री के अप्रॉक्स 0.14%। अब लिखिएगा, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल, 8000 अल्फा पार्टिकल gets deflected more than 90 degree, gets deflected more than 90 डिग्री। 8000 में से 1000 अल्फा पार्टिकल कितना? मोर देन 90 डिग्री। 8000 में से एक पार्टिकल। ठीक है, और अगली लाइन, ये जो एनसीईआरटी की तरफ से नहीं है, ऐसे अप्रॉक्स है, लिखिएगा, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल, 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल gets deflected by 180 डिग्री, 180 डिग्री पूरी। ये जानते हैं क्यों मैंने ये लाइन लिखाई है? क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाने के लिए। क्या चीज पढ़ाने के लिए?
क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या कहते, किसे कहते हैं? ये जो अल्फा पार्टिकल है इस न्यूक्लियस के मैक्सिमम कितना करीब जा सकता है, ये जो मिनिमम दूरी बचेगी किसके बीच की, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल की, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए यहां तक हो जाने के बाद अब इन्होंने एक ये बात लिख लीजिए कहीं कोने में है, न्यूक्लियस की साइज, और रदरफोर्ड ने किसकी किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बारे में बताया था। न्यूक्लियस की साइज इतना होती है और एटम की साइज इतना होती है, लिख लीजिए कहीं पे। ठीक, लिख लिए हैं? हो गया। ये बात हो जाने के बाद अब देखिएगा आ, एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। इसी रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एक ग्राफ इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? ग्राफ। ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, जो थ्योरी मैंने लिखाई है ना, उस पे एक ग्राफ बना था। इधर था नंबर ऑफ पार्टिकल वाई एक्सिस पे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे, वो सॉरी वाई एक्सिस पे, और अल्फा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे क्या था, नंबर ऑफ अल्फा पार्ट यार वाई एक्सिस पे क्या था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और एक्स एक्सिस पे क्या था, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, और इसका नाम क्या है, थीटा। इसका ग्राफ जब इन्होंने बताया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहा है, पढ़ा ना, अभी पढ़ाया, 99% कैसे चले जाते हैं, सीधे। हाँ, तो 99% अगर सीधे चले जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड है, 180 पे 10⁶ में से एक आता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनाया इन्होंने, इस तरह से। समझ आ रही ना बात? अब देखिए इसका फार्मूला भी बताया कि अगर आपको कैलकुलेट करना है ये चीज, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, इन्होंने बताया फार्मूला इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई साइन, इस साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल। थीटा क्या है, स्कैटरिंग है। के क्या है, कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट। अब बचा क्या है, जेड। जेड मेरे ख्याल से हर कोई पहचानता होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इस इक्वेशन से आप जान सकते हैं किस एंगल पे कितना नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकेंड डिफ्लेक्ट होगा, उसकी वैल्यू आप बता सकते हैं। समझ आ रही ना बात? ये ग्राफ है, इस ग्राफ का ये फार्मूला है। लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक, हाँ, साइन की पावर 4 है, ये साइन की पावर 4 है। जनरली आदत आपको 2 देखने की है, तभी 4 पूछ रहे हैं। हो गया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, कह रहा है इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा 60 डिग्री, कितना है नंबर ऑफ पार्टिकल, 12 पर मिनट। कितना है, 12 पर मिनट। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर मिनट व्हेन स्कैटर्ड एट एन एंगल 90 डिग्री। कह रहा है 60 डिग्री पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर हुए, 12। तो आप ये बताइए 90 डिग्री पे कितने स्कैटर्ड होंगे। तो वही फार्मूला काम कर जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकेंड बराबर होता है किसके, किसके, के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। अच्छा, पहले वाले से ये जो डाटा दिया हुआ, इससे के जेड स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे ना, तो दूसरे वाले के लिए इस वाले एंगल पे हम निकाल लेंगे कितना पार्टिकल स्कैटर कर रहा है। समझ है? पहले के जेड की वैल्यू, ये कितना दिया हुआ है, 12, कितना दिया हुआ है
12 12 दिया हुआ है। अच्छा ये पर मिनट से कंफ्यूज ना होना, क्योंकि आपसे पर मिनट ही पूछा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट ही पूछा है, तो आपको यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया 12, ऊपर कितना हो जाएगा के जेड स्क्वायर। ईमानदारी से बताना थीटा की वैल्यू कितना है 60, 60 डिवाइड बाई 2 कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का 4 कितना हो जाएगा 1/16। तो के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 16 कितना हो जाएगा। अब इस वाले के लिए लगा दीजिए, दूसरे वाले के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 ना। अब देखो n की वैल्यू पूछ रहा है, n छोड़ देंगे। अच्छा के जेड स्क्वायर कितने के बराबर है 3/4। अच्छा थीटा कितना दिया हुआ है 90, 90/2 कितना हो जाएगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2, 1/√2 का 4 करोगे तो कितना आएगा 1/√2 का 4 करोगे, 1/√2 की पावर कितना करोगे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नहीं समझ आई बात, तो ये 4 4 क्या हो जाएगा, नंबर कितना आ जाएगा 3, बस आ गया आंसर। कौन सा हो जाएगा डी वाला। चलो हो गया ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और रदरफोर्ड पे आता है, क्लोजेस्ट अप्रोच पे। इस पे आता है क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको हेडिंग डालिएगा क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है देखिएगा, ये अल्फा पार्टिकल है यहां कहीं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। एक मिनट सुनना, ये कौन सा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, और यहां पे जो है ये जो पार्टिकल है ये न्यूक्लियस है, ये कौन है न्यूक्लियस है ना। अच्छा अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 2 प्रोटॉन के बराबर 2e ना। अच्छा न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं प्रोटॉन जितने होते हैं उतने चार्ज होता है। तो मान लेते हैं इसके न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है E के बराबर, तो न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन है वो Z के बराबर है, तो क्या हो जाएगा ZE। नहीं समझ आई बात, एक प्रोटॉन का चार्ज कितने के बराबर होता है E के बराबर, तो न्यूक्लियस किससे बना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने के बराबर है Z के बराबर, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा ZE हो जाएगा। अब देखिए अल्फा पार्टिकल की आपने उसमें क्या कहते हैं जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा है रदरफोर्ड वाला, उसमें अल्फा पार्टिकल क्या करता है ऐसे जाता है इसके करीब और इसके करीब जाएगा, यहां जब सामने अगर न्यूक्लियस होगा तो ये यहां से 180 पे क्या हो जाता है मुड़ जाता है, और ये जो बची हुई डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए इसको निकालते हैं, एक मिनट सुनना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, क्या लगाना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर होता है के फाइनल प्लस यू फाइनल, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक मिनट सुनिएगा, ओए रुक जाओ ध्यान से सुनना ये वाली बात। इसमें क्या होता है सबसे पहले अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो एक चीज आप समझिए ये न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल है ना। आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है, दो चार्ज अगर हो और किसी दूरी पे रखे हो r दूरी पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है k q1 q2 बाई r के बराबर होता है ना। कितने के बराबर होता है r के बराबर। अच्छा ये मान लेते हैं ये न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल की दूरी जो है अभी r कितने के बराबर है इनफाइनाइट, कितना है इनफाइनाइट, तो r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0।
क्योंकि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल कितनी दूरी पे थे, इनफाइनाइट दूरी पे। तो अगर इनफाइनाइट दूरी पे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाए। तो पहला पोर्शन हो गया। अब दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज यहां पर जब ये अल्फा पार्टिकल चलता हुआ जाएगा, यहां पे जब पहुंचेगा तो इसकी, अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहां पे आएगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल। अब इससे आगे जाने की ताकत नहीं है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो के फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। और इस वक्त जो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, आर। अब पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, के Q1 कितने के बराबर है, 2E, और Q2 कितने के बराबर है, ZE ना। Q1 Q2 हो गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी R, और ये कितने के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज कंफ्यूज ना करिएगा, ये जो K लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रोस्टैट वाला कांस्टेंट है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट। तो इसमें मैं लगा देता हूं स्मॉल ई ताकि पता चल जाए। और ये K क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो R इज इक्वल टू, आप निकाल दोगे, R इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 2, ये KE इलेक्ट्रोस्टैट वाला, किसका वाला, इलेक्ट्रोस्टैट वाला, और कितना बचेगा, Z, E का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, K। और ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कैपिटल E लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना। काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये R क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे एक क्वेश्चन अभी मैं एनसीईआरटी का करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। समझ आ रही ना बात, समझ आया क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, कर लीजिए। याद रखिएगा स्मॉल के ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट वाला। इसकी वैल्यू आप जानते हो ना, कि ई जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 9 × 10⁻, ठीक है। लिख चुके हैं आप, चलिए अगला देखिएगा। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, देखिए फिर उसके हम करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, आर की वैल्यू पूछा है। फार्मूला क्या होता है आर का, पिछले पेज में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 2K E Z E² डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहां पे पढ़ लो, सबसे पहली चीज ये वाली वैल्यू आप जानते हो कितने के बराबर होता है, 2 × 9 × 10⁹। अब बच कौन रहा है, Z। अब आप देखिए इसमें दो चीजें हैं, अगर आपको फाइल नहीं दी हुई है, ठीक है, वैसे जनरली हम किसके लिए, रदरफोर्ड ने किसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, किसके लिए, गोल्ड की फॉइल के लिए। गोल्ड के लिए Z की वैल्यू कितना होती है, 79, कितना होती है, 79। तो Z की वैल्यू ले लीजिए, अगर गोल्ड मान के करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 79। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां पे दे रखी है, कितना है, 7.7 मेगा। मेगा मतलब 10⁻6, ये मेगा हटा दिया। अब क्या बचा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे चाहिए जूल में, जूल में चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई, 1.6 × 10⁻19, ये तो कट जाएगा ना, 10⁻19, एक तो पावर उड़ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आर की वैल्यू।
क्लियर रहेगा ना? चलिए यहां तक एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लोजेस्ट अप्रोच पे करा दिया। वो गोल्ड का होता है एटॉमिक नंबर। मतलब अगर नहीं दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट इसी पे हुआ है, ऑप्शन देखेंगे ना, अगर z के फॉर्म में दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, और अगर लेना पड़ा तो क्या ले लेंगे, गोल्ड का ले लेंगे। ठीक है, बोलो आंसर। मैं एग्जैक्ट आंसर बोल दे रहा हूं आपको। ठीक है, अगर z के फॉर्म में लिखोगे तो 3.84 इंटू 10⁻⁻16 z आएगा, और अगर 79 रख के करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा इनको विदा कर देते हैं रदरफोर्ड और शुरू करते हैं बोर मॉडल। तो इनका फेल्यूर जान लेते हैं। फेल्यूर क्यों हुआ? पहली चीज, ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए ना। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलरेट करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस करने की वजह से ये कैसा शो कर रहा है, ये धीरे धीरे स्पाइरल पाथ में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, रैप्चर कर जाएगा। तो ये बात समझ आई, क्लियर रहेगा ना? तो पहली चीज स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और स्टेबिलिटी इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पाया क्योंकि एक्सिलरेट करता हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। तो अगर एनर्जी निकालता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एनर्जी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दो बातें फेल्यूर की, वो लिख लीजिए। फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या क्या है? पहली बात क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और दूसरी चीज क्या, एनर्जी जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसमें इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो डिवल नेचर पढ़ा है कि ये कैसी होती है, डिस्क्रीट नेचर की होती है, कंटिन्यूअस नेचर की नहीं। तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई इस चीज को, समझ आ रही ना बात? तो किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई ये एनर्जी के डिस्क्रीट नेचर को। किसको? डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी ना, डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी। ये दो फेल्यूर का रीजन बना इनके मॉडल के। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ेंगे कौन सा मॉडल, बोर्स मॉडल। बोर कौन थे जानते हैं? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। कौन थे? इनके रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। अब जाहिर सी बात है, स्टूडेंट देखिए कैसे जवाब देगा मैक्सवेल को। ठीक है, गुरु तो इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, किसने एक्सप्लेन किया? स्टूडेंट ने। ठीक है, एक मिनट सुनिएगा, ओए रुक जाओ। बोर मॉडल, बोर ने पहली बात बताई ना, ओए विशाल, बोर ने पहली बात बताई कि रदरफोर्ड वाली वो बात तो सही थी कि यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। बोर ने खाली एक बात एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दी, प्रैक्टिकल बात की थी उन्होंने बताया ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। किसमें घूमता है? फिक्स ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट को नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट।
स्टेशनरी ऑर्बिट की खासियत क्या होगी, वो अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी लॉस नहीं करता। मैक्सवेल ने क्या कहा था, अगर ऑर्बिट में घूमेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन की वजह से एनर्जी का लॉस हो गया। तो उन्होंने, बोर ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा तो वो एनर्जी नहीं निकालता, उस ऑर्बिट का नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट। तो मैक्सवेल ने फिर पूछा इसको प्रूफ करके बताओ, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रूफ नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। और प्रैक्टिकली वो बात सच थी। समझ आ रही ना बात? कोई वैसा कैलकुलेटिव प्रूफ नहीं है उस बात का। कैसा प्रूफ है? प्रैक्टिकल प्रूफ। और जो इन्होंने, बोर ने बताई थी, इन्होंने क्या बताया? पहली चीज, इलेक्ट्रॉन किसमें घूमेगा? फिक्स ऑर्बिट में। उस ऑर्बिट का नाम क्या होगा? स्टेशनरी ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स का नाम क्या होगा? स्टेशनरी ऑर्बिट। ये पहली बात। और स्टेशनरी ऑर्बिट की खासियत क्या होगी? स्टेशनरी ऑर्बिट की खासियत क्या होगी? उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करता। जब एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो नहीं गिरेगा न्यूक्लियस में, हो गया ना स्टेबल। पहली चीज। अब दूसरी चीज सुनिएगा, एक मिनट। हाँ, दूसरी बात, ये दो पास्टुलेट हो गए किसके? बोर के। पहला क्या? इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है? स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हुए एनर्जी का लॉस नहीं करता। तो पहला पार्ट इनका जस्टिफाइड हो गया। किसकी? पहला क्वेश्चन मैक्सवेल का। मैक्सवेल का पहला क्वेश्चन क्या था? एनर्जी लॉस होना चाहिए। उन्होंने कहा एनर्जी लॉस नहीं होगा। अगर नहीं मानना है तो कैसे कर लो? प्रैक्टिकल कर लो। पहली बात। अब दूसरी बात क्या थी? डिस्क्रीट नेचर एनर्जी का। किसका? डिस्क्रीट नेचर। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। मान लेते हैं यहां पे एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहां पे एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अच्छा ये बताओ, यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो क्या निकालेगा? इतना तो केमिस्ट्री से आप जानते होंगे, एनर्जी निकालेगा। एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अच्छा ये बताओ, 8 से सीधा किस पे जाएगा? 5 पे। तो जो एनर्जी निकलेगी, जो फोटान निकलेगी, उसकी एनर्जी कितना होगी? 3 इलेक्ट्रॉन। 2.8 का पा सकते हो? नहीं पा सकते। सिर्फ कितने का मिलेगा? 3 का। 3.2 का पा सकते हो? नहीं पा सकते। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब जाएगा तो उस वक्त क्या निकालता है? जब हायर से किधर जाएगा? लोअर की तरफ। तो उस वक्त क्या निकालता है? एनर्जी। और वो जो एनर्जी होगी वो पैकेट के फॉर्म में होगी, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हो। तो डिस्क्रीट नेचर भी तो एक्सप्लेन हो गया। समझ आए? जैसे मान लेते हैं इसकी जो एनर्जी है वो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा ये बताओ, जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितने का निकालेगा? कितने का? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 6.8 का हो सकता है या 6.7 का? नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे जा रहा है। तो दोनों जो फेल्यूर का रीजन बना था किसके? रदरफोर्ड के। दोनों को किसने एक्सप्लेन कर दिया? बोर ने। समझ आ रही ना बात? तो पहली बात क्या हो गई? लिखिएगा बोर के पास्टुलेट, हेडिंग डालिए पास्टुलेट ऑफ बोर्स। पास्टुलेट। इलेक्ट्रॉन पहला लिखिएगा, पहला पास्टुलेट लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन moves in a certain electron moves in a certain circular orbit, in a certain circular orbit, in a certain circular orbit, ठीक है? in these orbits, in these orbits electrons does not radiates, in these orbit electrons does not radiates energy। मतलब जब इन ऑर्बिट्स में घूमेगा पर्टिकुलर में तो वो एनर्जी लॉस नहीं करता। समझ? इस ऑर्बिट का नाम क्या होगा? स्टेशनरी ऑर्बिट। लिख लीजिए, these orbits are called as stationary orbit, these orbits are called as
स्टेशनरी ऑर्बिट ना। तो अब बोर से पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, चलो मान लेते हैं आपकी बात सच है, अगर आप कह रहे हैं तो आप ये बताइए वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की जगह होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमेगा, एक मिनट, n की वैल्यू कितने के बराबर है, 1, इंटीजर है ना, n क्या है, इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पे घूमेगा, पहली ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, n की वैल्यू 1 रखो, h/2 दूसरी जगह कहां पे होगी 2h/2 तीसरी 3h/2 अगर मैं कहूं 1.2 h/2 में घूम सकता है तो आपका आंसर होगा नहीं ना, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर नहीं है। तो वो जगह भी बता दी किसने, बोर ने, कहां पे घूमेगा h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स वाली, जहां पे एंगुलर मोमेंटम होगा उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो लिख लीजिए इस बात को भी, ये सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड, ठीक है। एक मिनट मैं बोल रहा हूं, सेकंड पोस्टुलेट लिखिएगा, electron revolves around the electron revolves around the nucleus, electron revolves around the nucleus, around the nucleus, electron revolves around the nucleus only in those orbits, electron revolves around the nucleus only in those orbits, only in those orbits for which, only in those orbits for which, for which ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, for which angular momentum L is equal to nh/2 angular momentum L is equal to nh/2 एंगुलर मोमेंटम L is equal to nh/2 जहां पे एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होगा nh/2, वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, घूम सकता है। और n को लिख लीजिएगा इंटीजर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। ये बात हो गई। थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी निकालता, वो मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते हुए कब एनर्जी निकालता है, जब एक ऑर्बिट से किस पे आएगा, दूसरे ऑर्बिट पे, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आएगा तब इलेक्ट्रॉन क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, अदरवाइज अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए एनर्जी नहीं निकलती है। तो थर्ड पोस्टुलेट लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल, then only radiation comes out, then only radiation comes out, तभी बाहर एनर्जी निकलती है, ठीक है। then only radiation comes out, जब हायर से किधर आता है, लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तभी एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। समझ आ रही है? अच्छा वो एनर्जी कितने के बराबर होगी, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी पे आएगा तो चेंज इन एनर्जी या तो h न्यू के बराबर होगी या तो कितने के बराबर होगी, hc/λ के। ये बात लिख लीजिएगा। अभी ये मैं समझाऊंगा चेंज इन एनर्जी, ठीक है। अभी एनर्जी नहीं पढ़ाया हूं तो इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता, बस इतना है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे आएगा तो एनर्जी निकालेगा, और वो एनर्जी की वैल्यू या तो h न्यू के बराबर होगी या तो hc/λ के बराबर।
ये तीनों पोस्टुलेट किसके हो गए? बोर मॉडल के। ठीक है, अब देखिएगा, चलिए अब हमारे पास वो टाइम आ गया है जहां से क्या कहते हैं, ये जिस रेडियस में घूम रहा है, मतलब ऑर्बिट की रेडियस होगी ना अपनी, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके पास अपनी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो रेडियस और वेलोसिटी जानते हैं क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बहुत ही जुगाड़ से पढ़ाऊंगा। ठीक, देखना ध्यान से। सबसे पहली चीज, ये रेडियस एंड वेलोसिटी ये हम पढ़ने जा रहे हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसके पास रेडियस और वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहली चीज, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा ये बताओ, सन के चारों तरफ कौन घूमता था? प्लेनेट। सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमता था। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता था तो इसके घूमने का रीजन क्या था? इसके घूमने का रीजन ये था क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन कर रहा था? यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको क्या कर रखा है? बांधे रखा है, और यही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है और इसको क्या करा रहा है? सर्कुलर मोशन। तो अब आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला याद है? दो चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होता था? K Q1 Q2 अपॉन क्या होता था? R स्क्वायर। चलिए इसको ट्राई करते हैं। K वही वाला कांस्टेंट है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। K Q1 देखिएगा। अच्छा ये मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को पहला चार्ज मान लेते हैं, तो Q1 कितना हो जाएगा? E। अच्छा ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? ZE। तो Q1 E हो गया, और Q2 कितना हो जाएगा? ZE हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ओए कुछ लोग, ये आसान चैप्टर है ना, आसान चैप्टर है, कल खत्म हो जाएगा। कल खत्म, एक चीज मिस की, ये चैप्टर खराब हो जाएगा। अगर वही आ गई था तो फिर तुम्हारे 3 घंटा बैठने का फायदा क्या हुआ है? तो कम से कम इसको सुन तो लो। ये क्या हो गया? K, और Q1 कितना हो गया? E, और Q2 कितना हो गया? ZE, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। R क्या है इसकी? रेडियस। अच्छा इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू, ये फोर्स किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के बराबर होता है? मैकेनिक्स याद है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ना। अब इसमें एक फार्मूले में एक दिक्कत है। अच्छा पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? K Z E स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके? mv स्क्वायर अपॉन R के। अब देखो यहीं से डेरिवेशन होता है। ये पहली इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन। ये रदरफोर्ड ने ही दे दी थी। ये किसने दे दी थी? अब रदरफोर्ड के स्टूडेंट कौन थे? बोर ने इस इक्वेशन का यूज कर लिया। अच्छा जब भी दो वेरिएबल होंगे, आपको दो वेरिएबल कैलकुलेट करना है, तो आपके लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? दो। तो पहले आपको देख लीजिए दोनों वेरिएबल यहां पे दिख रहे हैं कि नहीं? रेडियस और ये वाली चीज क्या है? वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी, दो डाटा कैलकुलेट करना। एक इक्वेशन मेरे पास हो चुकी है। अब जानते हैं कौन सी एक इक्वेशन यूज कर लेंगे? दो चाहिए ना दो वेरिएबल के लिए। L इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़े हो? NH अपॉन कितना? 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम होता है। ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए एक चीज आप समझिए, एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं? एंगुलर मोमेंट, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर किससे घूम चल रहा है? v वेलोसिटी से। ध्यान से देखना, अगर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? mv। अच्छा mv क्या कहलाता है? कौन सा मोमेंट? लीनियर मोमेंटम। अरे मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम। और ये वाली चीज क्या है? r। अच्छा r से ये लीनियर मोमेंटम कितने पे है? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मोमेंटम इनटू पोजीशन क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम ना। अच्छा ये बताओ, r और ये फोर्स ये क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। टॉर्क क्या कहलाता है? r क्रॉस f कहलाता है। इसको क्रॉस बोलेंगे ना 90 पे हो। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r क्रॉस p।
एक बात बताऊं मैं, ध्यान से सुनना वर्ड से, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये रोटेशनल मोशन का है ना पार्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। इसको बोलते हैं, टॉर्क को एक नाम दिया जाता है फोर्स मोमेंट। क्या बोला जाता है? फोर्स मोमेंट। समझ आ रहे? या क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान से सुनना, अगर फोर्स आर से कैसा काम कर रहा है, परपेंडिकुलर, तो इसे क्या बोलते हैं? फोर्स मोमेंट। अगर मोमेंट आर से परपेंडिकुलर है, मोमेंटम आर से क्या है? परपेंडिकुलर, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोलते हो यार? फोर्स मोमेंट। तो इसको क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये फोर्स है ना, ये इसको क्या बोलते हो? टॉर्क को, फोर्स का मोमेंट, तो इसको क्या बोलोगे? मोमेंट का मोमेंट। समझ आए? तो ये क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहलाता है। तो एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी। समझ आ? अच्छा, ये कितने के बराबर होगा? एम वी आर बराबर होगा किसके? एम एच अपॉन 2 पाई। अब मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस इतना तक रखना, बाकी जुगाड़ से हम कर लेंगे। ध्यान से सुनना, इसमें कितने वेरिएबल हैं? वेलोसिटी और रेडियस। इसमें भी कितने वेरिएबल? 2। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, समझो जुगाड़ हो गया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रही ना बात? तो अब देखिएगा, यहां तक क्लियर समझ आया ना? और एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, क्या चीज? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंट। पहले इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको फार्मूला बताता हूं फाइनल दोनों का। मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आपको पता है आपकी केमिस्ट्री का भी मजबूत हो जाएगा, है कि नहीं? रुको, रेडियस का फार्मूला जो होगा, r इज इक्वल टू, स्मॉल r से लिख लो, रेडियस लिख लेना, r इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको याद आएगा। देखो, ये पढ़ा है? समझ आ रही ना वो? यही तो रेडियस है बोर की। समझ आ रही? एक मिनट, ये क्या कहलाएगा? रेडियस। और एक फार्मूला किसके लिए पढ़ना है? वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है 2.186 इंटू जेड बाई क्या होता है? एन होता है। ये किसका फार्मूला है? वेलोसिटी का। इसका फार्मूला, यहां पे एक चीज छूट गया, तुम लोग बोल भी नहीं पा रहे हो। 10⁶ जेड बाई एन, ये होता है। समझ आ रही ना बात? ये फार्मूला होता है। अब एक चीज, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं। इसकी जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम में। और इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा। अब एक चीज अब समझिएगा, रेडियस निकल गई, उन्हीं दोनों इक्वेशन से आई है ये। और ये क्या निकल आई? वेलोसिटी। अब देखो, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, एन की वैल्यू रखो, और जो एटम हो, समझ आ रहे, उसका क्या रखिए? एटॉमिक नंबर रखिए, आपको दे देगा ये आंसर, रेडियस और वेलोसिटी। लेकिन इन फार्मूले की एक अच्छी बात ये है कि ये फार्मूला सिर्फ एप्लीकेबल जानते हैं किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनके पास क्या हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो बोर के जितने फार्मूले हैं या बोर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल के लिए। ये बात आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल। एक मिनट रुक जाइए, अभी लिखिएगा आराम से, मैं आपको लिखा भी दूंगा अगर आप कहेंगे। यहां तक क्लियर है? एक वर्ड यूज होगा कैलकुलेट करते हुए, बोर ऑर्बिट। क्या यूज होगा? बोर्स ऑर्बिट। अब बोर्स ऑर्बिट किसे कहते हैं? क्वेश्चन में कभी कभी सीधा लिख देगा बोर्स ऑर्बिट। तो बोर्स ऑर्बिट उसे कहते हैं, सबसे पहले चीज, एटम क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। बोर ने जो भी बात की थी वो स्पेशली किसके लिए की थी? हाइड्रोजन की। लेकिन ये बात एक इलेक्ट्रॉन वाले और भी एटम के लिए है एप्लीकेबल। समझ आ रही ना बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो बोर ने जो बात की, बोर ऑर्बिट किसे कहते हैं? जेड की वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। जेड की वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। और जो अगर जेड की वैल्यू 1 होना मतलब हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोला जाता है? बोर ऑर्बिट। तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितने के बराबर होगी? बताइए कितने के बराबर? एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा? 0.5
53 एंगस्ट्रॉम, ये किसकी रेडियस है? बोर्स ऑर्बिट की। समझ आ रही ना बात? और अगर बोर्स ऑर्बिट में वेलोसिटी पूछा जाए कितना होगी, तो z की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और n की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो v की वैल्यू कितना हो जाएगी 2.186। इसको अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। समझ आ रहे हो? तो बोर्स ऑर्बिट किसे कहते हैं? ये रट्टा होना चाहिए, n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? बोर्स ऑर्बिट। अगर लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? बोर्स ऑर्बिट। कर लीजिए इसको। एक मिनट, एक बात का जवाब दीजिएगा। बोर्स बोर्स का ये रेडियस और वेलोसिटी का फार्मूला किस कब अप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के पास है तो उसके लिए ये अप्लीकेबल है। समझ आ रही ना बात? ये बात लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। बताइए किसके लिए अप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है? हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? कौन सा? हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। इसके लिए अप्लीकेबल है। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, हीलियम में दो चार्ज होते हैं। समझ आ रही ना बात? सिंगली आयोनाइज्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो एक बच जाएगा, तो ये भी इसके लिए अप्लीकेबल है। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन 1s2 को बोलते हैं, ठीक है? तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी अप्लीकेबल है। बचा कौन सा? नियॉन के पास कितना होता है एटॉमिक नंबर? 10। 10 प्रोटॉन होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक निकालोगे कितना बचेगा? 9। 9 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं अप्लीकेबल है। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए इसको। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, लिखे नहीं होगे ना? लिखिए, इसमें कौन सा सही होगा? बोर मॉडल ऑफ एटम assumes that angular momentum of electron is quantized। तो ये पहला वाला तो सही है, ये तो आपको पता है क्वांटाइज्ड होता है। यूजेस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोर को कोई इससे लेना देना नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी कैसी है? डिसकंटिन्यूअस, तो ये भी क्या है? गलत है। और प्रेडिक्ट्स द सेम एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर ऑल टाइप ऑफ एटम, तो बोर किसके लिए सिर्फ अप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए। तो जाहिर सी बात है, और इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए सही नहीं होगा, तभी तो ये भी क्या है? गलत है। कौन सा सही है? पहला वाला। इसको कर लीजिए। अगला देखो, देखो इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कौन सा करेक्ट नहीं है? आपको सबसे छोटी लाइन ये वाली दिख रही है, यहां पे देखिए, बोर मॉडल इज अप्लीकेबल टू ऑल एटम्स। नहीं, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला क्या है? गलत है। बाकी देख लीजिए, तीनों सही है। एन इलेक्ट्रॉन in an atom could revolve in a certain stable orbit without emission of radiation। स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है और कोई रेडिएशन नहीं होता, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज nl। ये समझ आ रहा है? ये वाला समझ आए? फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू कितना होगा? h/2π, और किसी ऑर्बिट में देखोगे तो n टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी बात क्या है? सही है। When electron makes a transition from one of the stable orbit to lower orbit, then photon emits with energy। ये तो आप पढ़े ही हो, तो ये बात सही है। जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, है?
ये वाला बताइएगा, बहुत हल्का सा क्वेश्चन। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट बोर्स हाइड्रोजन, कौन सा सही होगा? सी वाला। कर लो इसको भी। एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होता है? एन एच अपॉन 2 पाई ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सेकेंड ऑर्बिट बोला है तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो एन की वैल्यू 2 होगी, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितना आ जाए? अच्छा यहीं पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट वर्ड पढ़िए। मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंट। समझ आ रही ना बात? यही बात मैं कह रहा था, एंगुलर मोमेंटम को ऐसा भी बोला जा सकता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है। कल और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? आज नहीं है, अभी एनर्जी पढ़ाऊंगा। 2 मिनट का काम है वो, खाली फार्मूला है, जैसे वेलोसिटी रेडियस का बताया वैसे उसका भी। हाँ तो मैं करा दूंगा, आप इसको बताइए जल्दी से। इसको बताइए, बहुत हल्का क्वेश्चन है यार। द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज एल ना। बोर्स ऑर्बिट किसे कहते हैं? देखिए वर्ड यूज कर दिया ना क्वेश्चन में। बोर्स ऑर्बिट किसे कहते हैं? z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो बोर्स ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर? NH अपॉन 2 पाई होता है। n की वैल्यू कितना होगी? 1। तो ये बोर्स ऑर्बिट का क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। कह रहा अब इलेक्ट्रॉन बोर्स ऑर्बिट से हट करके किस में घूमता है? सेकेंड ऑर्बिट। तो दूसरा एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर हो जाएगा? 2, n की वैल्यू 2, h अपॉन 2 पाई। अब आपसे क्या कह रहा है? चेंज इन एंगुलर मोमेंट। तो चेंज इन क्या करोगे? L2 माइनस L1 कितना आ जाएगा? डेल L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L2 माइनस L1। L2 में से L1 घटाओगे, 2h/2 पाई में से h अपॉन 2 पाई घटाओगे तो कितना हो जाएगा? h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई कितने के बराबर है? L के बराबर। तो कौन से सही हो जाएगा? ठीक। ये 3 क्वेश्चन बहुत, ओए ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें कौन सा सही है? व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये बात समझते हो आप? फर्स्ट एक्साइट ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट को फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। तो एक्साइटेड स्टेट में एक नंबर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स रेडियस। अच्छा रेडियस का फॉर्मूला क्या था? कितना था? 0.53, और कितना था? n² ना। इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं, इसको मैं बता रहा हूं। तो आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा? n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ग्राउंड स्टेट का कितना आएगा? 4। तो इस वाले को ट्वाइस की जगह पे क्या कर लीजिए? 4 कर, क्या कर लीजिए? 4 टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट रेडियस। कितना होगा? ग्राउंड स्टेट रेडियस का कितना होगा? 4 गुना। इसको सही कर लीजिएगा, हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, लिख चुके? हो गया। ये वाला भी बच्चों वाला है, इसको बताइएगा।
आपको पता है ये जो n होता है एंगुलर मोमेंटम में, n h अपॉन 2 पाई, इसको n को जानते हैं क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है ना। तो कह रहा है बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग रिलेशन बिटवीन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई z होता है ना। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? n स्क्वायर। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, देखो इसको बता दो, आंसर बताओ है? एकदम तुम्हारे वजन के जैसा है। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। आप पहले से पढ़ चुके हो। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन की इनर मोस्ट, तो इनर मोस्ट मतलब n इज इक्वल टू 1 और हाइड्रोजन है z इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.53। ये पहले से ही मुझे पता है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट जब होगा तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी? कौन सा हो जाएगा? c वाला सही हो जाएगा। कर ले जाओगे ना? n की वैल्यू कितना हो जाएगी? थर्ड ऑर्बिट पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा? z की वैल्यू तो 1 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 इंटू इतना करोगे आ जाएगा। थर्ड ऑर्बिट की पूछा है। ठीक, बहुत हल्का सा क्वेश्चन था ये। आ जाएगा आंसर ना 4.77 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर एंगस्ट्रॉम में ही होता है। ठीक है, लिख चुके हैं ना? अब एनर्जी पढ़ाता हूं मैं, छोटी सी 5 मिनट लगेगा, फिर उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वही करके क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, 1 मिनट के लिए सुनना मेरी बात, ठीक है, ध्यान से। इसमें बहुत हल्के हल्के से कॉन्सेप्ट है, आपसे गलती ना होने पर। एक क्वेश्चन और है। इसका आंसर दे दो। मुझे डर लगने लगा तुमसे बोलते हैं। कंसीडर द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी। स्पीड पूछा है किसमें? थर्ड ऑर्बिट। स्पीड का फार्मूला क्या है? 2.2 इंटू 10⁻⁶ और z बाई n, यही है ना फार्मूला। अच्छा, हीलियम है तो हीलियम का z की वैल्यू कितना होगी? z की वैल्यू हीलियम की 2 और n की वैल्यू कितना है? कौन सी ऑर्बिट? थर्ड, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पावर सॉल्व करने से पहले इस नंबर को सॉल्व कर लीजिए। 2.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4.4। 4.4 डिवाइड बाई 3 कौन सा आ जाएगा? 4.4 डिवाइड बाई 3। 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? सी कह रहा है। आ जाएगा ना? और ये डाटा आपके काम का लग रहा है? काम का नहीं है, ठीक है। ये जानते हैं कब होता है? ये कांस्टेंट की वैल्यू जब हमें पता नहीं होती, पूरा फार्मूला प्रोफेशनली लगाते तब जरूरत पड़ती, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगला जो एनर्जी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन होगा ना, यहीं से मैं रिलेट करके बता देता हूं। 2 बातें ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके?
जेड बाई एन के, और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एन स्क्वायर बाई जेड के। अच्छा ये बताओ एन क्या है, ऑर्बिट का नंबर, एन क्या है, ऑर्बिट का नंबर। अगर ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर ऑर्बिट का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आगे जैसे जैसे ऑर्बिट में आगे जाओगे, ऑर्बिट में जाने पे एन बढ़ेगा और वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है, ग्राउंड स्टेट में। सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है, ग्राउंड स्टेट। रेडियस बढ़ती है एन के साथ और स्पीड घटती है एन के साथ। ये रिलेशन याद रहेगा, एकदम एक दो बार दोहरा लीजिए। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। अब हेडिंग डालिए एनर्जी, 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 एनर्जी के बारे में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया आपका, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सुनना एक मिनट बढ़िया से। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। जब दो चार्ज किसी दूरी पे रखे होते हैं तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज कहलाएगा, और सिस्टम ऑफ चार्ज के पास 100% पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसके पास क्या, कौन सी एनर्जी है, इसके बीच की दूरी कितने के बराबर है, आर के बराबर। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पी से लिखता हूं ना। और साथ साथ में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है v स्पीड से, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या कहलाता है, टोटल एनर्जी। और इसको एक और नाम दिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम दिया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं बनता, सीधी सी एक बात बता रहा हूं मैं। एनर्जी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा होता है, इसके पास ये जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का क्या होती है, सम होती है। और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास, आपने वेलोसिटी पढ़ रखा है, आपने आर पढ़ रखा है, जब सब रखोगे तब जा करके ये आएगा -13.6 और कितना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ना। और ये जो आंसर आएगा एनर्जी का, ये आएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई बात, यहां तक कोई दिक्कत। Z इज इक्वल टू कितना होगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सुनना है आपको, ध्यान से सुनना, ये कौन सी एनर्जी है, टोटल। ये कौन सी है, टोटल। अभी दो बच रही है। अगर आपसे काइनेटिक पूछता है और आपसे पोटेंशियल पूछता है, तो एक बात गांठ मार के आप यहां पे रख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। v का स्क्वायर है, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, v का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। लेकिन टोटल एनर्जी की खासियत कैसी है, निगेटिव में है। तो निगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है। तो इसमें क्या लगा दो, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो टोटल एनर्जी हमेशा किस में होगी, माइनस में। अब एक चीज और मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ाया था कि अगर टोटल एनर्जी माइनस में है तो ये बताता है कि बधा हुआ मोशन होगा। अगर इतनी ही एनर्जी प्लस में इसको दे दो तो ये छोड़ जाएगा इसको। समझ आ रही ना बात। तो ये बधा हुआ मोशन की हमेशा टोटल एनर्जी कैसी होती है, माइनस होती है। मजबूरी में ही तो कोई बधा होता है, तो इसलिए ये माइनस यहां पे होता है। अब यहां तक हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इस टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का 2 गुना होती है। कितना होती है, 2 गुना। तो ये क्या लिखोगे आप, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का क्या कर दोगे, 2 गुना, तो आपको क्या निकल आएगा, पोटेंशियल है। टोटल एनर्जी ऑलरेडी माइनस में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी किस में होगी, माइनस में। ये दो बातें हो गई। अब देखिए वो बात जो मैंने आपको बताई थी वो सुनिएगा। एक मिनट सुनना, रुक जाओ। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, ऑर्बिट्स ना। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये चाहे टोटल एनर्जी हो, ध्यान से सुनो, E हो चाहे
P हो पोटेंशियल एनर्जी और चाहे क्या हो काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, Z² बाई N² के। अब आप ध्यान से सुनना, इसमें काइनेटिक एनर्जी अकेली पॉजिटिव है, बाकी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। कैसी है, नेगेटिव है। फिर से बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पे जाइए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। n बढ़ने पे मतलब ऑर्बिट बढ़े, अभी हम पढ़े थे वेलोसिटी कैसा होता है, वेलोसिटी का रीडी का रिलेशन कौन सा पढ़ा था, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है। अगर n बढ़ता है तो वेलोसिटी घटती है, तो ऐसे ही n बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, तो दोनों एक जैसे टर्म है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो n बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, माइनस है, और टोटल एनर्जी में क्या है, माइनस है, तो वैल्यू वाइज क्या होगा, कम होगा, लेकिन माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको रट्टा क्या होना चाहिए, अगर काइनेटिक एनर्जी से देखोगे, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल और टोटल क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात रट्टा रहनी चाहिए, समझ आ रही, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। समझ आ रही, बड़ा नंबर कौन होता है, जो माइनस के साथ छोटा होता है। क्लियर रहेगा। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए बस, ठीक है, बता दीजिए इसमें से कौन सा सही है। ये वाला बताइएगा। द इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, और ये कहां से आ रहा है, बाहर से कहां से आ रहा है, अंदर पे। तो n की वैल्यू क्या हो रही है, n की वैल्यू कम हो रही है ना, तो n की वैल्यू कम हो रही है। तो एक बात बताइए, इस वाले पेज पे आ जाते हैं, n की वैल्यू कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाए, काइनेटिक बढ़ जाएगी तो टोटल और पोटेंशियल घट जाएगी। तो कौन सा सही हो जाएगा, चेक करके बताइए। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। समझ आ रही ना, ठीक, स्लाइड लगा दे, हाँ बस ये लिख लीजिए। ये रिलेशन आपको याद रहे, यही रिलेशन जानते हैं ग्रेविटेशन में भी काम करता है, सेम। ठीक है, बाकी इससे आगे देखेंगे कल। थैंक यू।